मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है ताओवाद प्रवाह का दर्शन। जो कोई प्रतिरोध नहीं करता वह सबसे कठोर पदार्थों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। जो कोई प्रतिरोध नहीं करता वह जहां कोई स्थान नहीं है वहां भी प्रवेश कर सकता है। दुनिया में बहुत कम लोग शब्दहीन शिक्षा को समझ सकते हैं या निष्क्रियता के मूल्य को जान सकते हैं। लाओ त्जू। यह साबित नहीं हो पाया है कि वास्तव में वे कभी जीवित रहे, लेकिन अगर रहे होंगे तो शायद 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जो उन्हें कन्फ्यूशियस का समकालीन बनाता है। फिर भी चीनी दार्शनिक लाओ त्जू ने ताओ ते चिंग नामक एक शानदार ग्रंथ लिखा जो ताओवाद का मुख्य ग्रंथ है। ताओवादी दर्शन से उभरा एक प्रसिद्ध अवधारणा है वू वेई, जिसे निष्क्रियता, प्रयास रहित क्रिया या विरोधाभासी निष्क्रियता की क्रिया के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। व्यावहारिक अर्थ में हम वो वेई को प्रवाह की अवस्था के रूप में वर्णित कर सकते हैं, जिसे अक्सर एथलीटों द्वारा द जोन कहा जाता है। जब एथलीट द जोन में होते हैं तो वे प्रयास किए बिना क्रिया करते हैं और समय और स्थान के माध्यम से लगभग प्रयास रहित गति करते हैं। वहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, कोई पुनर्विचार नहीं होता, सब कुछ प्राकृतिक प्रवाह में बहता हुआ प्रतीत होता है। ताओवाद की खूबसूरत परंपरा में परिचय के रूप में मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा प्रवाह का दर्शन। ताओ ते चिंग एक रहस्यमय कलाकृति है। इस बात पर सहमति नहीं है कि यह ठीक कब लिखा गया था, बल्कि इसके लेखक के अस्तित्व पर भी संदेह है। फिर भी एक बात निश्चित है, इस काम की गहराई ने आज तक मानवता पर अपनी छाप छोड़ी है। यह न कहना ही कि ताओ ते चिंग बाइबिल के बाद विश्व साहित्य में सबसे अधिक अनुवाद किया गया कार्य है। ताओवादी दर्शन का सार ताओ के साथ सामंजस्य में जीना है, जिसे मार्ग भी कहा जाता है। तो ताओ क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका हम वास्तव में उत्तर नहीं दे सकते, और उत्तर देने की कोशिश भी व्यर्थ है। हमारी ताओ की समझ हमारे अवलोकन की सीमाओं तक ही सीमित है। यह कि ताओ वास्तव में क्या है और इसका रूप। वास्तव में ताओ क्या है और इसका रूप, अनुभूति, गंध या शब्द कैसा है, यह एक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा हमारे द्वारा बोले गए ताओ लाओ त्जू के अनुसार वास्तविक ताओ नहीं है। इसलिए ताओ ते चिंग के प्रसिद्ध आरंभिक शब्द इस प्रकार हैं। जिस ताओ का वर्णन किया जा सकता है वह शाश्वत ताओ नहीं है। जिस नाम का उच्चारण किया जा सकता है वह शाश्वत नाम नहीं है। उद्धरण समाप्त। जी हाँ, ताओवादी दार्शनिक बार बार जोर देते हैं कि वास्तविक ताओ एक सर्वव्यापी शक्ति है जो हमारी समझ से परे है और इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती। और यद्यपि हम वास्तविक ताओ को कभी नहीं समझ सकते, लक्ष्य इसके साथ सामंजस्य में रहना है, जो प्रकृति के प्रति आस्टोइक दृष्टिकोण से आश्चर्यजनक रूप से समान है। तो हम मार्ग के साथ कैसे सामंजस्यपूर्ण रूप से रह सकते हैं? ताओवादी साहित्य वास्तव में इसे प्राप्त करने का एक व्यावहारिक तरीका नहीं बताता। हालांकि हम ऐसे कई संकेत पा सकते हैं जो मन की शांति प्राप्त करने, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने, विनम्र बनने और परिश्रम को रोकने की ओर इशारा करते हैं, ताकि हम ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं के प्रति खुल सकें। यह मन की शांति जरूरी नहीं कि हम कहीं बैठकर आंखें बंद कर लें। ताओवादी देखते हैं कि मन की शांति को क्रिया के साथ जोड़ा जा सकता है, और यदि हम पूरी तरह वर्तमान क्षण में हैं, तो हमारी क्रियाएं प्रयास रहित, फर्क रहित और मनोयोग से होंगी। इतना कि यह लगभग आनंदमय हो जाता है। अपनी आत्मकथा में सेवानिवृत्त पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बिल रसेल लिखते हैं, मानो हम धीमी गति में खेल रहे थे। उन क्षणों में मुझे लगभग अनुभव होता कि अगला खेल किस प्रकार विकसित होगा और अगली फेंकी कहाँ से ली जाएगी।
उद्धरण समाप्त। ताओवादी ग्रंथ ज्वांगजी में एक रसोइये टिंग के बारे में कहानी है जो प्रवाह की अवस्था में काम करता है। इसने लॉर्ड वेनहुई का ध्यान आकर्षित किया, जो रसोइये द्वारा बैलों को काटने के तरीके से प्रभावित थे। जब उन्होंने उसके कौशल की प्रशंसा की तो रसोइये टिंग ने अपना चाकू नीचे रखा और जवाब दिया, मुझे मार्ग की चिंता है जो कौशल से परे हैं। जब मैंने पहली बार बैलों को काटना शुरू किया तो मुझे केवल बैल ही दिखाई देता था। 3 साल बाद मुझे पूरा बैल दिखाई नहीं देता था। और अब मैं आत्मा से काम करता हूँ और आंखों से नहीं देखता। अवलोकन और समझ काम करना बंद कर देते हैं और आत्मा जहाँ चाहे वहाँ चली जाती है। मैं प्राकृतिक रचना का अनुसरण करता हूँ, बड़ी खोखलाई में वार करता हूँ, बड़े छिद्रों से चाकू निर्देशित करता हूँ और चीजों को उनकी स्थिति में छोड़। इसलिए मैं सबसे छोटी नस या पेशी को भी छूता नहीं, किसी प्रमुख जोड़ को तो बिल्कुल नहीं। उद्धरण समाप्त। इस कहानी का एक अहम हिस्सा रसोइये द्वारा प्रयुक्त चाकू की स्थिति है। उन्होंने कहा कि अच्छे रसोइये हर साल अपने चाकू बदलते हैं क्योंकि वे काटते हैं, और मध्यम रसोइये हर महीने चाकू बदलते हैं क्योंकि वे चीरते हैं। हालांकि रसोइये टिंग 19 साल से एक ही चाकू का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसने इसे कौशल और मिजाज से इस्तेमाल किया था। यह कहानी ताओवाद की एक अन्य मौलिक शिक्षा से जुड़ती है जो कि कोमलता की शक्ति है। जबरन करके और परिश्रम करके हम काम तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसी समय हम जरूरत से ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं और संभवतः पार्श्व नुकसान भी होता है। दूसरी ओर प्रवाह की अवस्था में कोई बुद्धिमानी से कार्य करता है, जानता है कि कब करना है और कब नहीं, तथा क्रिया और निष्क्रियता के बीच संतुलन पाता है। यह बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं का मामला है। यह चिंता और उबाऊपन के बीच स्वर्णिम मार्ग है। निष्क्रियता के पीछे का विचार पश्चिमी आदर्श के विपरीत है, जो जबरदस्ती और परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत को बढ़ावा देता है। हमें महत्वाकांक्षी बनने, नियंत्रण संभालने और संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस बीच अनेक लोग अवसाद, चिंता विकार और नींद के विकार से पीड़ित हैं। क्या हम खुद को जला रहे हैं? हम निष्क्रियता को तुच्छ समझते हैं और अक्सर इसे आलस्य से गलत समझ लेते हैं। लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं। जब हम प्रकृति को देखते हैं तो कुछ न करना हमारे विचार से कहीं ज्यादा तर्कसंगत लगता है। परिणाम हमारे द्वारा खर्च की गई ऊर्जा के बराबर नहीं होते। परिणाम किसी श्रृंखलाबद्ध क्रिया का परिणाम होता है। इसका मजेदार पहलू यह है कि इनमें से अनेक क्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती हैं और एक कार्य को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक से ज्यादा मानव हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। क्या यह सच नहीं कि अनेक समस्याएं खुद ही हल हो जाती हैं? ताओवाद जीवन की तुलना नदी से करता है। नदी का पहले से ही एक या एक से अधिक मार्ग होता है, और जब हम उस नदी में आ जाते हैं तो हम धारा के विरुद्ध तैर सकते हैं, किसी शाखा को पकड़ सकते हैं या छोड़कर बहाव के साथ चल सकते हैं। अपने जीवन के अधिकांश समय हम धारा के विरुद्ध तैरते हैं और हमें इसका भी एहसास नहीं होता। हमारा मन मानता है कि वह पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है और करना चाहिए ताकि जीवित रह सके, जो कि एक प्रकार से अहंकारी है क्योंकि हमारे अंदर और बाहर की अधिकांश प्रक्रियाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती। मेरा मतलब है, सच तो यह है कि हम अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, रक्त प्रवाह या घाव भरने को नियंत्रित नहीं करते। हम दूसरों पर नियंत्रण नहीं रखते, हम भविष्य पर नियंत्रण नहीं रखते। हम यह भी नियंत्रित नहीं करते कि हम किससे प्यार करते हैं और हमें कौन आकर्षक लगता है। हमारी स्वयं की क्षमताओं के बाहर की हर चीज किसी न किसी दिशा में चली जाती है। कभी कभी बुद्धि के द्वारा प्रेरित होकर, लेकिन ज्यादातर स्वाभाविक रूप से।
जब हम धारा के साथ बहते हैं तो हम इस प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल बैठा लेते हैं। यह कम से कम प्रतिरोध का मार्ग है। यह प्रकृति को अवसर देता है कि वह अपना विस्तार करे बिना हमारे किसी प्रतिरोध के। इसलिए ताओवादी मार्ग नदी में नौगमन करना है, न कि उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना, जो कभी कामयाब नहीं होगा। नदी का एक और पहलू जो ताओवाद की विशेषता है वह है खुद पानी। पानी की विशेषताएं हैं नरमी और विनम्रता, जो मूल रूप से ताओवादी गुण का प्रतीक हैं। देखिए, ताओ ते चिंग में एक उद्धरण है। सर्वोत्तम भलाई जल के समान है, जो सृष्टि की सभी वस्तुओं का लाभ करता है बिना उनसे प्रतिस्पर्धा किए। यह अलोकप्रिय स्थानों पर एकत्रित होता है। इस प्रकार यह ताओ के समान है। उद्धरण समाप्त। पानी नरम हो सकता है, लेकिन यह कठोरता पर विजय प्राप्त करता है, जैसा कि हम चट्टानों के अपर्दन से देख सकते हैं। और पानी केवल निचले स्थानों की खोज नहीं करता, इसका कोई उद्देश्य, लक्ष्य या विशिष्ट इच्छा नहीं होती। फिर भी यह अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को पोषण देता है। यह एक अद्भुत जीवन शक्ति है जो शाब्दिक रूप से ईश्वर का काम करती है, लेकिन किसी महत्वाकांक्षा के बिना। पानी सबसे नरम और आत्मसमर्पणी पदार्थ है। फिर भी कठोर और अडिग को परास्त करने के लिए पानी से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि इससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। उद्धरण समाप्त। यदि आपने कभी प्रवाह की अवस्था का अनुभव किया है, तो एक चीज होती है जो गायब हो जाती है और केवल तभी वापस आती है जब सोचने वाला मन नियंत्रण वापस लेता है। वह है परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हाथ के काम पर। यह मुझे स्टोइक अवधारणा अमोर फाटी की याद दिलाता है, जो यह सलाह देता है कि परिणाम को गले लगाया जाए, चाहे वह कुछ भी हो, और भविष्य के बारे में चिंतित होने की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाए। चाहे आप पूरी तरह से खेल, लेखन, वीडियो गेम या नृत्य में डूबे हों। जब आप प्रवाह की अवस्था में होते हैं तो आप परिणाम, दबाव, भविष्य के बारे में चिंताएं, अतीत की विफलताओं को भूल जाते हैं। बस आप और सामने का काम है। आप पूरी तरह से वर्तमान में हैं। और ऐसा करने का एकमात्र तरीका है छोड़ देना। छोड़ देना मतलब है धारा के खिलाफ तैरना बंद कर देना, कुछ शाखाओं को पकड़े रहना छोड़ देना। इसका मतलब है अतीत को जाने देना, भविष्य को जाने देना, पूरी तरह से इस क्षण पर ध्यान केंद्रित करना और बिना संकोच के इसे जीना। धन्यवाद। आपने देखा।